हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी की होली अच्छी रही होगी। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड है। अब ये सब आप जानते ही होंगे कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए उसके इलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके इलेक्शंस फ्री और फेयर रहें, मतलब कि हर वोटर को अपना वोट देने का अवसर मिले, हर वोटर के वोट की गिनती हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को जीतने का अवसर मिले, हर कैंडिडेट को जीतने का मौका मिले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये काम करने के लिए हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम ECI भी कहते हैं। अब बात ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपनी एक गलती एक्सेप्ट करी। गलती क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई रीसेंट मिस्टेक नहीं है, ये दशकों पुरानी मिस्टेक है, मतलब डेकेड्स ओल्ड फ्लॉ है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना दशकों पुराना ही है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया गया। अब क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब भी वो 3 महीने का समय दिया है उन्होंने कि 3 महीने में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको लेके कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में हम ये वीडियो बनाए ये वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा। तो जानते हैं पहले कि प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्या है जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी निष्पक्षता को क्वेश्चन किया जा रहा है, उनकी जो फंक्शनिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये सब चीज़ और पूरा मामला जानने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एपिक नंबर होता क्या है। अब मैं एपिक नंबर बताऊं उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक UPSC CSE में आपका स्वागत है। एपिक नंबर क्या होता है अब हम वो जानते हैं। देखो, ये वोटर ID है, इसे एपिक भी बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या कहते हैं? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि इसमें फोटो है और पहचान के लिए कुछ डिटेल्स हैं, जैसे नाम, फादर्स नेम, जगह, डेट ऑफ बर्थ, आपका रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। एपिक में एक नंबर रहता है जिसे एपिक नंबर कहा जाता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड में एक नंबर रहता है जिसे एपिक नंबर कहा जाता है। ये नंबर 10 यूनिट्स का है और इसमें आप देखेंगे तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ अंक हैं। 3 अल्फ़ाबेट है और 7 डिजिट्स हैं, मतलब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है ये और इसमें 10 यूनिट्स हैं। अभी हमें एपिक नंबर के बारे में ये पता है, ठीक है। हर वोटर के पास उसका यूनिक एपिक नंबर होता है, मतलब मेरा एपिक नंबर आपके एपिक नंबर से अलग होगा और ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स में भी मेंशन्ड है। तो हर किसी के पास खुद का यूनिक एपिक नंबर होता है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ से ही इशू भी समझ में आएगा कि कुछ लोगों ने ऐसी बातें हाईलाइट की हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर हुआ है, मतलब कि मेरा और आपका एपिक नंबर सिमिलर है। मेरे पास अपना वोटर ID है, आपके पास अपना वोटर ID है और हमारा एपिक नंबर सिमिलर है। ऐसे केसेस सामने आए हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तो रूल्स में लिखा है कि यूनिक होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि डुप्लीकेशन ना हो। दूसरा इशू है कि ये जो एपिक नंबर है, इससे फॉर एग्जाम्पल मैं वोट देने गई पर मैं अपना वोटर ID लेकर जाऊंगी और मैं अपना कोई भी और आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाऊंगी, पर वहाँ पर किसी और इंडिविजुअल की जिसका और मेरा एपिक नंबर सेम है उसकी डिटेल्स आ गई, तो वो मुझे वोट नहीं देने देंगे। ये प्रॉब्लम है जिसमें जेन्युइन वोटर्स वोट ना दे पाएँ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये फेक एपिक नंबर से फेक वोटर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर देखा है। और ये जो है ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये लेगेसी इशू है, ये दशकों पुरानी प्रॉब्लम है। अब ये क्या होता है, लेगेसी इशू क्या होता है? तो देखो, ये जो एपिक नंबर इशू होता था वो अब तो डिजिटली होता है, एरोनेट करके एक प्लेटफॉर्म है जिससे इशू होता है, पर उसके पहले ये मैनुअली इशू किया जाता था। मतलब कोई ऑफिशियल थे जो ये एपिक नंबर इशू करते थे, उन्हें ये सीरीज दे दी जाती थी कि सारे एपिक नंबर जो है वो ABC से शुरू होंगे और उसके बाद नंबर्स आप लगा लेना। ये तो एग्जाम्पल है मेरा।
तो ये मैनुअली किया जाता था, तो उस मैनुअली चीज़ें करने में एपिक ऑफिसर से गलती जो इलेक्शन ऑफिसर है उनसे गलती हो गई और इस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो वो बोलते हैं कि 2000 के अराउंड ये इशू हाईलाइट हुआ है। 2000 के टाइम पे जब मैनुअली हम एपिक नंबर इशू किया करते थे तब ये प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर देखने को मिल रहा है और हम ये 3 महीने में सॉल्व कर देंगे। कैसे? क्योंकि अब एरोनेट है, एरोनेट जो है उसका सेकेंड वर्जन एरोनेट 2.0 से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्या है ये हम आगे जानेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर ये उन्होंने मान लिया कि अभी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना इशू है 2000 से और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने सरकार बनाई है तब से, तो इसीलिए ये एक लेगेसी इशू है। इसमें इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि एपिक नंबर के डुप्लीकेशन से एक्चुअल में चुनाव के नतीजों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि भले मेरा और आपका एपिक नंबर सेम है पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी आपसे, मेरा पोलिंग बूथ जो है वो अलग होगा आपसे, तो मैं तो अपने पोलिंग बूथ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपनी ही डिटेल्स अवेल कराऊंगी ना। तो ये जो कोइंसिडेंसेस हैं वो बहुत कम होंगे कि प्रॉब्लम हो इससे इलेक्शन में। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बोला और उन्होंने बोला कि हम 3 महीने में ये चीज़ ठीक कर देंगे। अभी जो मीटिंग होने वाली है रीसेंट, वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एपिक कार्ड की डिटेल्स और आधार कार्ड की डिटेल्स जो है वो लिंक करने की बात चल रही है। अभी हम एपिक की डिटेल्स आधार से लिंक करते हैं पर ये वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो इसको लेके क्या डिसाइड होता है ये अभी मीटिंग से ही हमें पता चलेगा। तो इतना हमारा डिस्कशन हो गया, हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब जानते हैं हम कि एरोनेट और एपिक नंबर क्या होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पर उन सब के पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड है। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 23 मार्च को कंडक्ट होने जा रहा है और इसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप पहली बार ही हम एज अ रिवॉर्ड दे रहे हैं। हर बार 90%, 99% ऐसी वाली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो 100% इज फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऑफर कर रहा है। और स्कॉलरशिप के अलावा भी रिवॉर्ड्स हैं, जैसे IPL की टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ऐसी चीज़ें भी आप जीत सकते हैं अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करते हैं। तो बस क्या, एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा बैच है जिसे MCQ 360 कह रहे हैं हम। इसमें क्या है, आपको 300 MCQs प्रैक्टिस कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो MCQ ओरिएंटेड अगर आपको कोई बैच चाहिए तो दिस इज़ द बैच। इसका प्राइस भी बहुत ऑप्टिमम है, 1499 में ये बैच आपको अवेलेबल है। ये बैच 21 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए अगेन मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी है। जैसे आपको MCQ नहीं करना है, आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, तो आप ये क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको GS और CSAT दोनों कवर कराए जा रहे हैं। और अगर इस क्रैश कोर्स के थ्रू आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो हम आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं। तो अगेन एक विन विन सिचुएशन है। कोड वही है MM05। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। एपिक नंबर मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यहाँ पे बस स्लाइड में लिखा हुआ है कि क्या होता है। फुल फॉर्म देखिए, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है। ये किसमें मेंशन है कि एपिक नंबर होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 जो है, इसमें मेंशन है कि एपिक नंबर होना चाहिए। अभी एपिक नंबर कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉनिकली एरोनेट के थ्रू। एरोनेट क्या है आइए जानते हैं। अभी मतलब आप अगर नया वोटर हैं और आप रजिस्टर करने जा रहे हैं तो आपको नंबर डिजिटली इशू होता है एरोनेट के थ्रू। पहले ये मैनुअली किया करते थे, तो ऑफिशियल्स की गलती के कारण डुप्लीकेशन की इशू आ गया है, ये ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और मेरा और आपका एपिक नंबर यूनिक होना चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग एपिक नंबर होना चाहिए। ये हमारे कुछ डिस्कशंस हुए एपिक के अराउंड। अब आप अगर नया वोटर ID भी इशू कराते हैं या फिर आप कहीं माइग्रेट भी करते हैं तो आपका एपिक नंबर यूनिक ही रहता है, कंटिन्यू ही होता है। ठीक है, अब एरोनेट क्या होता है वो जानते हैं। एरोनेट का फुल फॉर्म है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? सारे वोटर्स की एक लिस्ट। तो इलेक्टोरल रोल जो है
उसको मैनेज करने का एक सिस्टम है, मतलब कि आपकी सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह होगी। एरोनेट का फुल फॉर्म देख लिया। अब ये क्या है, कब से बना है, 2017 से बना है। क्यों बनाया गया, ऑल इंडिया लेवल पे सारे वोटर्स की इंफॉर्मेशन एक ही जगह हो, एक ही सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड सिस्टम में हो, इसके लिए एरोनेट को बनाया गया है। तो हमारी सारी डिटेल्स जो हैं वो एक ही डेटाबेस में, एक ही सिस्टम में है, और उसी को ही हम एरोनेट कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर किसी की डुप्लीकेशन है, किसी के पास अगर सेम इंडिविजुअल को दो एपिक नंबर इशू हो गए हैं या डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर हैं, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि सारे इंडिया का जो वोटर बेस है वो इसमें है। तो इसीलिए एरोनेट का इंपॉर्टेंस है। तो किससे क्या होगा, डुप्लीकेट वोटर्स की एंट्री जो है वो आइडेंटिफाई होके उसे हटा सकते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी सीमलेस हो सकता है। तो एरोनेट में सारे जो भी नए वोटर्स हैं उनकी भी एंट्री होती चली जाती है। तो ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है। अब आपको क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि 2017 में आया है, उसके पहले क्या चल रहा था, उसके पहले कैसे मैनेज करते थे। तो उसके पहले के लिए भी आपको ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट की जर्नी क्या रही है। और यहाँ पे प्रॉब्लम आपको और बेहतर समझ में आएगी कि अच्छा ऐसे ऐसे करते थे इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वोटर्स की एक लिस्ट बनती थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वोटर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते थे, उनसे बेस्ड सॉफ्टवेयर था। ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते थे हम, बेसिकली एक्सेल शीट या MS एक्सेस का डेटाबेस, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वोटर्स का मैनेजमेंट किया जाता था। फिर हम स्विच हुए ERMS सिस्टम पे। ये ERMS सिस्टम में क्या हुआ कि हमने स्टेट लेवल पे एंट्रीज रखना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, स्टेट लेवल पे एंट्री रखना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, फिर भी स्विच्ड टू स्टेट लेवल। पर अगर अगेन एक स्टेट का और दूसरे स्टेट का डेटा जो है वो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो फिर हमने नेशन लेवल का डेटा बनाया और जिसे हमने एरोनेट में स्टोर कराया, मतलब जिसे हमने एरोनेट का नाम दिया। तो जर्नी क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे हमने ये डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया। अब एरोनेट तो समझ में आ गया, एरोनेट आया 2017 में। उसका जो नया वर्जन है एरोनेट 2.0, ये क्या है, तो बेसिकली ये भी पूरे कंट्री के लेवल पे ही डेटा स्टोर कर रहा है। पर एरोनेट 2.0 जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स के साथ बनाया गया है, ताकि जैसे प्रॉब्लम आई अभी वो डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर की, वैसे ही प्रॉब्लम्स को ये आसानी से आइडेंटिफाई करे और जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। तो जर्नी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल, और फिर कंट्री लेवल में भी हम और बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर अपग्रेडेशन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये सोल्यूशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब एक सवाल है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या करना है, सवाल जो है उसके आगे ABCD ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन सही है उसका आपको कमेंट में मेंशन करना है। Which article of the Indian Constitution grants the Election Commission the authority to conduct free and fair elections? किस आर्टिकल में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं? और आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 329। तो ABCD में से जो भी सही लगे वो कमेंट कर दीजिए। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं करेक्ट लिख दूंगी, जिसका आंसर गलत होगा उसको ट्राई अगेन लिख दूंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और ऐसा लगा कि आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक जो है वो हमें लगता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आंसर तो देना ही है आपको कमेंट में, साथ में आप अपने विचार भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।